नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष की यूट्यूब क्लासेज पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों एसीएफ मैराथन क्लासेज के अंतर्गत आज अपन जिस अध्याय पर चर्चा करना चाहते हैं उस अध्याय का नाम है राजस्थान की नृत्य कला। बताइए किस अध्याय पर चर्चा करना चाहते हैं? राजस्थान की नृत्य कला के ऊपर आज अपन चर्चा करना चाहते हैं। और नृत्य कला एसीएफ के लिए तो उपयोगी है ही है, एससीएफ के अतिरिक्त भी राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा में यह अध्याय है। और इस प्रतियोगी परीक्षा के इस अध्याय से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक साधारण नृत्य का और एक जनजातीय नृत्य का, जो पिछले 20 सालों से पूछे आ रहे हैं और आगामी समय तक भी पूछे जाएंगे। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। आज इस पर अपन चर्चा करते हुए इस पूरे अध्याय को कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। गोपाल जी नमस्कार, सुमित्रा कुमार जी नमस्कार, सुशीला जी नमस्कार, भारती शर्मा, सबको हेलो हाय नमस्कार। अब अपन जो है अपने इस अध्याय पर शुरुआत करते हैं। मित्रों देखना, नृत्य कला की परिभाषा क्या होती है। वैसे अपन इस अध्याय को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन एक बार पहले मोटी मोटी सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए। पहली बात, नृत्य कला की परिभाषा क्या होती है? नाचने की कला, सीधी सी बात है। नृत्य कला की परिभाषा क्या होगी? नाचने की कला। कौन सी कला हो जाएगी? नृत्य कला। मित्रों इस नृत्य कला को दो भागों में बांटा जाता है। एक जो नृत्य होते हैं उन नृत्यों को कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, और एक जो नृत्य होते हैं उन नृत्यों को कहा जाता है लोक नृत्य। बताइए, एक जो नृत्य होते हैं उन नृत्यों को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य। तो जो दूसरे नृत्य होते हैं उन नृत्यों को कौन से नृत्य कहा जाता है? लोक नृत्य कहा जाता है। मित्रों देखना, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और लोक नृत्य क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का अर्थ होता है संगीत, गीत, लय, ताल, सुर, स्वर के आधार पर, बिल्कुल लय और ताल में नृत्य आयोजित होना चाहिए। तो संगीत के आधार पर, लय के आधार पर, सुर के आधार पर, ताल के आधार पर प्राचीन समय से राजघरानों में जो आयोजित होने वाले नृत्य थे उन सभी नृत्यों को बताओ कौन से नृत्य कहा जाता था? शास्त्रीय नृत्य कहा जाता था। बिल्कुल इसमें संगीत के आधार पर ही होगा। ऐसे आप हाथ पांव नहीं मार सकते, यानी आप नागिन डांस यहां पर नहीं कर सकते। जो आप शादी बारातों में करते हैं वो नागिन डांस, जिसमें हाथ कहीं जा रहा है, मुख कहीं जा रहा है, आंखें कहीं जा रही है, पैर कहीं जा रहे हैं, वो नृत्य नहीं होता। ये संगीत के आधार पर, लय के आधार पर, ताल के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य होगा मित्रों वो कथक हो जाएगा। बताओ राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा। आप कहेंगे ये कथक राजस्थान में कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत जयपुर राजघराने से मानी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि इस नृत्य की शुरुआत कौन से राजघराने से हुई, तो इस नृत्य की शुरुआत जो है मित्रों बताओ कौन से राजघराने से मानी जाती है? जयपुर राजघराने से मानी जाती है। कभी कभार ये बेसिक प्रश्न आ जाते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक मित्रों ध्यान रखना, ये अपने कृषि अधिकारी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में इस नृत्य के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो भानुजी महाराज माने जाते हैं। प्रवर्तक का अर्थ होता है इस नृत्य की शुरुआत करने वाले, इस नृत्य के जनक जो है वो जनक बताओ कौन से महाराज है? भानुजी महाराज है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ना केवल राजस्थान बल्कि पूरा उत्तर भारत। उत्तर भारत का अर्थ है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, ये पूरा जो बेल्ट है, इस पूरे के पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी बताओ कौन सा है? कथक है। लेकिन राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है। उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, अगर परीक्षक पूछे पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे एक तो प्रसिद्ध है बनारस का। बताओ कहां का प्रसिद्ध है? बनारस का। और दूसरा है लखनऊ का। बताओ दूसरा कहां का प्रसिद्ध है? लखनऊ का। आप तो यूं याद रख लेना,
कि जो पूरे उत्तर भारत की बात की जा रही है तो पूरे उत्तर भारत में एक तो पान और एक शास्त्रीय नृत्य। बताओ कहां का प्रसिद्ध है? बनारस का। आपने सुना होगा खाई के पान बनारस वाला, खाई के पाने बनारस वाला। तो पान भी बनारस का प्रसिद्ध है, शास्त्रीय नृत्य भी बनारस का प्रसिद्ध है। और पूरे उत्तर भारत में इस नृत्य की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो पूरे उत्तर भारत में इस नृत्य की शुरुआत बिरजू महाराज ने की थी। लेकिन अभी अपने को राजस्थान पर ध्यान केंद्रित करना है, तो राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत भानुजी महाराज ने की, भारत में शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत बिरजू महाराज ने की। राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध, जबकि उत्तर भारत में यह बनारस का प्रसिद्ध। यह तो साधारण बात हो गई शास्त्रीय नृत्य की। मित्रों, राजस्थान का लोक नृत्य किसे कहते हैं? और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का लोक नृत्य बताओ कौन सा है? घूमर है। लोक नृत्य का अर्थ होता है ऐसा नृत्य जिसका मुख्य उद्देश्य या तो किसी धर्म से संबंधित होगा या लोगों का मनोरंजन। साधारण सी परिभाषा होती है, लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य कहलाता है? लोक नृत्य। और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, जिसे अपने नृत्यों का हृदय, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इन लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा जाता है। ये जो लोक नृत्य हैं, इनको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 के जो नृत्य होते हैं, इनको अपन कह सकते हैं व्यावसायिक नृत्य। बताओ इनको अपन कौन से नृत्य कह सकते हैं? व्यावसायिक नृत्य कह सकते हैं। मित्रों, नंबर 2 के जो नृत्य होते हैं, उनको अपन धार्मिक नृत्य कह सकते हैं। और नंबर 3 के जो नृत्य होते हैं, उनको अपन क्षेत्रीय नृत्य कह सकते हैं। नंबर 3 के जो नृत्य होते हैं, इनको रीजनल डांस यानी क्षेत्रीय नृत्य। और नंबर 4 के जो नृत्य होते हैं, इन नृत्यों को बताओ कौन से नृत्य कहते हैं? जनजातीय नृत्य कहते हैं। बताओ नंबर 4 का नृत्य कौन सा होता है? जनजातीय नृत्य। लोक नृत्य 4 भागों में विभक्त होते हैं। व्यावसायिक नृत्य, ऐसा नृत्य जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल बताओ क्या कमाना होता है? पैसे कमाना होता है। यानी पैसे फेंक, तमाशे देख, पैसे कमाने के लिए किया जाने वाला नृत्य व्यावसायिक कहलाता है। राजस्थान में कई नृत्य व्यावसायिक नृत्य, एक एक नृत्य के ऊपर जिक्र करेंगे। मित्रों, नंबर 2 का नृत्य धार्मिक नृत्य, जो किसी देवी देवता, जैसे तेजा नृत्य तेजा जी की आराधना में। मित्रों, 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में। तो देवी देवताओं को, लोक देवी लोक देवताओं को समर्पित जो नृत्य होते हैं, उन नृत्यों को बताओ कौन से नृत्य कहा जाता है? धार्मिक नृत्य कहा जाता है। क्षेत्रीय नृत्य यानी रीजनल डांस, जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं होकर के किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होता है। मान लीजिए ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? केवल जालोर का प्रसिद्ध है। गिंदड़ कहां का है? सीकर का प्रसिद्ध है। तो केवल पूरे राजस्थान के प्रसिद्ध ना होकर के अगर किसी क्षेत्र विशेष का कोई नृत्य प्रसिद्ध है, तो उसको कौन सा कह देंगे? क्षेत्रीय। नंबर 4 का जनजातीय। जनजातीय नृत्य का अभिप्राय क्या होता है? ऐसे नृत्य जो दोस्तों आदिवासियों के द्वारा किए जाते हैं, उनको बताओ कौन सा नृत्य कहते हैं? जनजातीय नृत्य कहते हैं। अब इस नृत्य कला से 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो इन तीनों नृत्यों से बनेगा और एक निश्चित रूप से कौन से नृत्य से बनेगा? जनजातीय। कोई भी 4 नृत्य लिख देगा वो और पूछेगा कि उपरोक्त में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का है, कौन सा ग्रासिया का है, नहीं है। वो किसी भी प्रकार का असत्य सत्य कथन का प्रश्न बना सकता है। तो इन सभी प्रकार के नृत्यों, ये नृत्य कला का अध्याय पढ़ने से पहले ये भूमिका अपने को रूपरेखा पता होनी चाहिए। अब इन सभी नृत्यों को कवर करते हुए आज अपन इस नृत्य कला के अध्याय का विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा मित्रों, पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। पहला प्रश्न कौन सा आया है? ऐसा नृत्य जो संगीत, लय, ताल एवं सुर के आधार पर राजघरानों में आयोजित होता है। अभी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताई है? परिभाषा बताई है कि
शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, धार्मिक नृत्य या व्यावसायिक नृत्य, ऐसा नृत्य जो किसके आधार पर हो, संगीत, लय, ताल के आधार पर राजघरानों में आयोजित हो, ऐसे नृत्यों को बताइए कौन सा नृत्य कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। बताइए कौन सा नृत्य हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो शास्त्रीय नृत्य, इसका विकल्प क्रमांक ए बिल्कुल सही है। रतन रत्नू जी बिल्कुल सही आ रहा है। परी सोनी आपका भी बिल्कुल सही है। मुश्ताक खान जी, वेरी गुड मुश्ताक खान जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। राजाला भाकर, विनोद सेना, सुमन स्वामी, सबका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन क्रमांक ए इसका बिल्कुल सही होगा, शास्त्रीय नृत्य होगा। दोस्तों देखिएगा, ऐसा नृत्य जिसमें नृत्यकार एवं नृत्यांगना, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नृत्य जिसमें नृत्यकार एवं नृत्यांगना द्वारा नंगे पांव होकर के नंगी तलवारों पर, कांच के टुकड़ों एवं अन्य धारदार वस्तुओं पर नाचकर दिखाते हैं, कहलाता है। यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्यांगना नंगे पांव होकर के कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवारों पर, नुकीली कीलों पर, थाली गिलास के किनारों पर एवं धारदार हथियारों के ऊपर नाच करके नृत्य करती है? ऐसा नृत्य उपरोक्त में से कौन सा नृत्य है? ऑप्शन ए छमछड़ी नृत्य, बे तेरे ताली नृत्य, से भवई नृत्य, और दे आंगी बांगी गेहर नृत्य। मित्रों छमछड़ी नृत्य तो नहीं है, छमछड़ी नृत्य तो नहीं है। छमछड़ी नृत्य तो एक धार्मिक नृत्य की श्रेणी में आता है, ऐसा नृत्य नहीं है। तेरा ताली नृत्य बताओ है क्या? तेरा ताली नृत्य भी नहीं है। तेरा ताली नृत्य में तो क्या होता है? घरेलू कामकाज का प्रदर्शन होता है। वेरी गुड अनीता जी सी, नरेंद्र जी सी, संदीप जी सी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। साहिल सिंह सी, मनीषा, विजय लक्ष्मी छिंपा ए गलत है। विजय लक्ष्मी जी आपका उत्तर है, बाकी सबका बिल्कुल सही है। सी उत्तर भवई नृत्य, जिसमें नृत्यांगना के द्वारा नंगे पांव होकर के क्या जो है धारदार वस्तुओं पर नृत्य किया जाता है। दोस्तों इस भवई नृत्य की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपन और पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सी सभी का सही है। दोस्तों अब अपने को केवल सी उत्तर देने मात्र तक सीमित नहीं रहना है, इस भवाई नृत्य से संबंधित और क्या क्या जानकारी है वो भी अपने को पता होनी चाहिए। तो भवाई नृत्य के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। भवाई नृत्य के बारे में पहली बात तो ये नृत्य प्रसिद्ध कहां का है? मित्रों इस नृत्य का उद्गम कहां से हुआ? तो मेवाड़ से हुआ। ध्यान रखिएगा, इस नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? इस नृत्य का उद्गम स्थल मेवाड़। मेवाड़ का अर्थ हो जाएगा उदयपुर। बताओ मेवाड़ का अर्थ कौन सा पुर हो जाएगा? मेवाड़ का अर्थ हो जाएगा उदयपुर। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में ये नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये नृत्य केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। वर्तमान में ये नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? क्योंकि दुनिया वर्तमान पर चलती है, अतीत पर नहीं। वर्तमान में ये नृत्य केकड़ी, केकड़ी बताओ कहां पर पड़ता रे? केकड़ी पड़ता है अजमेर में। बताओ केकड़ी कहां पड़ता? केकड़ी है अजमेर में, तो वर्तमान में यहां का प्रसिद्ध हो जाएगा। इस नृत्य को, ऐसा अलबेला नृत्य किसने चला दिया जिसमें एक नृत्यांगना जो है अपने सिर पर चरियां रख करके नंगे पांव होकर के वो भी नुकीली कीलों पर नाची? ऐसा काम बताओ कौन कर सकता है? तो इस काम को करने वाले यानी इस नृत्य के जो प्रवर्तक है वो माना जाता है नागोजी जाट व बागोजी जाट को। बताओ किसको माना जाता है? नागोजी जाट व बागोजी जाट को इस नृत्य का बताओ क्या माना जाता है? प्रवर्तक। यानी इस नृत्य की शुरुआत किसने की? नागोजी जाट एवं बागोजी जाट ने। दोस्तों इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अगर आपसे पूछी जाए कौन से नृत्य की, भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो दो है। एक का नाम तो है तारा शर्मा और एक का नाम है अस्मिता काला। बताओ एक का नाम क्या है? अस्मिता काला व तारा शर्मा। ये दोनों की दोनों इस नृत्य की प्रसिद्ध क्या मानी जाती है? नृत्यांगना। मित्रों इस अस्मिता काला के नाम विश्व रिकॉर्ड है, लिम्का बुक में इसका नाम दर्ज है। ऐसा इसने नृत्य किया।
अपने सिर के ऊपर 111 मटके रख करके, बताओ कितने मटके रख करके? 111 मटके रख कर, एक के बाद एक मटका, 111 ट्रिपल वन, अपने सिर के ऊपर 111 मटके रख करके नंगे पांव नुकुली किलों पर नाची थी अस्मिता काला। विश्व रिकॉर्ड बताओ किसके नाम है अस्मिता काला? बताओ ऐसा कोई नृत्य कर सकता है क्या? अपने सिर के ऊपर 111 मटके कोई रख सकता है क्या? दोस्तों ध्यान रखना, कोई नहीं रख सकता। एक मटका भी रख दे तो ओ माय गॉड इत्यादि शब्द मुख से निकलते हैं, लेकिन 111 खाली मटके रख करके अपने शरीर का संतुलन बना करके बड़ा मनमोहक नृत्य किया। ऐसा नृत्य अपना भवाई नृत्य है। मित्रों यहां पर एक प्रश्न और भी बन सकता है, और जो बना भी है और कई बार और बनेगा। भवाई नृत्य को लोकप्रिय करने का श्रेय किसको जाता है? भवाई नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ध्यान रखना। तो यहां पर लिख लेना भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। बताओ भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडले उदयपुर। इस भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने दयाराम भील के सहयोग से, दयाराम भील के सहयोग से इस नृत्य को बताओ क्या किया था? प्रसिद्ध किया था। और ये भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय लोक कला मंडल जो है इसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 के आसपास होती है और देवी लाल सामर के प्रयासों से होती है। बताओ किसके प्रयासों से होती है? देवी लाल सामर के प्रयासों से इस भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना होती है। और इस नृत्य को दयाराम भील के सहयोग से, बताओ किसके सहयोग से? दयाराम भील के सहयोग से इस भवाई नृत्य को लोकप्रिय बनाया गया। और यही भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जो है इसने कठपुतली कला, कठपुतली तो जानते होंगे जो अरडू की लकड़ी से बनती है कठपुतली, उस कठपुतली कला को भी संरक्षण अगर किसी संस्थान ने दिया तो उस संस्थान का नाम क्या था? उस संस्थान का नाम भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर था। यहां तक की जानकारी अपन सबको अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा नृत्य भवाई नृत्य जो भवाई जाति के द्वारा किए जाने के कारण भवाई कहलाया। और ये एक व्यवसायिक श्रेणी का, इस नृत्य को कोई नृत्यांगना करेगी तो ऐसे आपके मनोरंजन के लिए नहीं करेगी, पैसे लेके करेगी। यानी ये नृत्य मुख्यतः व्यवसायिक श्रेणी का क्या माना जाता है? नृत्य माना जाता है। मित्रों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिएगा असुमेलित कथन को छांटिए। अगला प्रश्न है असुमेलित कथन को छांटिए। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। बताओ दूसरी तरफ क्या दे रखा है? स्थान दे रखा है। एक तरफ दे रखा है खारी नृत्य, और खारी नृत्य बताओ कहां का प्रसिद्ध है? मेवात अलवर का। बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों, खारी नृत्य। खारी नृत्य का अर्थ क्या होता है? अलवर क्षेत्र में मित्रों महिलाएं अपने सिर के ऊपर खारी रख करके, जब नई नवेली दुल्हन जो होती है मित्रों वो अपने ससुराल जा रही होती है, तब उसके खारी रख करके एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को बताओ कौन सा नृत्य कहते हैं? अपने खारी नृत्य कहते हैं। मित्रों नाहर नृत्य बिल्कुल सही है, नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा में होता है। मित्रों प्राचीन समय में मुगल बादशाह शाहजहां जो है, वो मुगल बादशाह शाहजहां जो है वो मेवाड़ यात्रा पर आए थे और रात्रिकालीन विश्राम के लिए वो मांडल में रुक जाते हैं। बताओ एक दिन के विश्राम के लिए कहां पर रुक गए रे? मांडल में रुक गए। और रात्रिकालीन समय में बताओ उस समय पबजी गेम था क्या? उस समय फेसबुक सोशल मीडिया था क्या? स्टेटस था क्या? इंस्टाग्राम था क्या? कुछ नहीं था, ना टेलीविजन था। तो शाहजहां टाइम पास कैसे करे? तब शाहजहां ने अपने स्थानीय लोगों से कहा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि मेरा रात्रिकालीन समय व्यतीत हो जाए। तब मुगल बादशाह शाहजहां का समय व्यतीत करवाने के लिए यहां के स्थानीय लोगों ने, बताओ यहां के स्थानीय लोगों ने एक नृत्य किया। उस नृत्य को नाहर नृत्य कहा जाता है। ढोल नृत्य डीडवाना, डीडवाना बताओ कहां पर पड़ता है? डीडवाना नागौर में पड़ता है। बताओ मित्रों डीडवाना कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। नहीं, यहां पर गलत हो जाएगा। डीडवाना नागौर का प्रसिद्ध नहीं है ढोल नृत्य। बताओ कहां का प्रसिद्ध है? सांचौर का प्रसिद्ध है। बताओ सांचौर का प्रसिद्ध है। कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर, बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प बताओ कौन सा हो जाएगा?
उत्तर क्रमांक सी हो जाएगा, क्योंकि डोल नृत्य जो होता है, ये डोल नृत्य तो बताओ रे कहां का प्रसिद्ध होता है? डोल नृत्य मित्रों सांचौर का प्रसिद्ध होता है। और सांचौर तो कहां पड़ता है? सांचौर तो जालोर में पड़ता है। बताओ सांचौर तो कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। तो सांचौर जालोर में विवाह के अवसर पर आयोजित होने वाला नृत्य होता है डोल नृत्य। और इस डोल नृत्य की सबसे बड़ी खूबी होती है कि इस नृत्य में जो डोल होता है वो डोल थाकना शैली में बजाया जाता। बताओ इस नृत्य में जो डोल होता है वो डोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है। तो उत्तर क्रमांक सी। हाँ अनिल सिरोही बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। सर ये क्लास राजस्थान पुलिस के लिए है क्या? मैं कह रहा हूं ये क्लास एससीएफ मैराथन क्लासेज है, लेकिन राज्य स्तरीय हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक अहम भूमिका अदा करने वाली क्लास है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। चाहे राजस्थान पुलिस हो, आरएस हो, एसआई हो, सेकेंड ग्रेड हो, पीटीआई हो, ग्राम सेवक हो, लाइब्रेरियन हो, कांस्टेबल हो, हर प्रकार की वैकेंसी जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति सिलेबस में है उसमें नृत्य कला सिलेबस में है, और नृत्य कला सिलेबस में है तो यह कक्षा अत्यंत ही उपयोगी कक्षा होगी। मित्रों थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। कानूड़ा नृत्य दोस्तों ध्यान रखना जन्माष्टमी पर आयोजित होता है। बताओ कानूड़ा नृत्य कब आयोजित होता है? जन्माष्टमी पर। और जन्माष्टमी का जो त्योहार आता है, यह जन्माष्टमी का त्योहार बताओ कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। बताओ जन्माष्टमी का जो त्योहार आता है, यह जन्माष्टमी का त्योहार कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नाहर नृत्य हो गया, जो रंग एकादशी को होता है, डोल नृत्य, खारी नृत्य। तो इसका उत्तर सी सही होगा। ये कुछ जानकारियां इस नृत्य के बारे में दोस्तों अपने को होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वो नृत्य कौन सा है जिसमें भीमाना जनजाति की युवती लचकतापूर्ण नृत्य कर युवक को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा गंधर्व विवाह करती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा असंग यहां पर अपने को क्या करना है, ध्यान रखिएगा। वो नृत्य कौन सा है जिसमें भीमाना जनजाति की युवती लचकतापूर्ण यानी आकर्षक, अपने शरीर की आकर्षक कलाकर्ता आकर्षकता के साथ नृत्य करती है और युवक को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है तथा उसके साथ गंधर्व विवाह करती है? बताओ ऐसा नृत्य कौन सा है? वेरीहाल नृत्य, सुगनी नृत्य, गल खिचरिया नृत्य और जेला नृत्य। बताइए ऐसा नृत्य कौन सा है? देखो जेला नृत्य जो होता है ना, ये तो शहरिया जनजाति का होता है। शहरिया जनजाति का नृत्य होता है। शिकारी नृत्य हो गया, लहंगा नृत्य हो गया, जेला नृत्य हो गया। अब देखना दोस्तों, गल खिचरिया नृत्य, सुगनी नृत्य, वेरीहाल नृत्य। वेरीहाल नृत्य भी नहीं है, सुगनी अपने खचरिया भी नहीं है। ऐसा जो नृत्य है उत्तर क्रमांक बी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा। राकेश जी बिल्कुल सही आ रहा है। उत्तर क्रमांक बी जो है बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। महेंद्र जी बिल्कुल सही है। सुशीला जी बिल्कुल सही आ रहा है। पिंकी सही आ रहा है। हितेश बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। सभी का बी सुगनी नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य? सुगनी। दोस्तों इस सुगनी नृत्य के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो सुगनी नृत्य है ये कौन सी जनजाति की युवतियों द्वारा किया जाता है? भीमाना जनजाति की युवतियों द्वारा। और ये नृत्य कब किया जाता? मेलों के अवसर पर। बताओ किस अवसर पर है? ये नृत्य मेलों में आयोजित, जब जब कोई बड़ा मेला लगता है तो उस मेले में आयोजित होता है। ऐसा क्यों होता है मित्रों? इस नृत्य में ध्यान रखना भीमाना जाति की, मान लो ये कोई भीमाना जाति की युवती है, तो ये भीमाना जाति की युवती जो है मित्रों अब इस मेले में आएगी, पारदर्शी वेशभूषा पहन करके आएगी और श्रृंगार करके सज धज करके आएगी। और इस नृत्य को सुंगनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नृत्य में जो महिला है अत्यधिक मात्रा में इत्र लगा करके आएगी। और बताओ इत्र की क्या आती है रे? इत्र की सुगंध आती है। बताओ इत्र की क्या आती है? सुगंध। और अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाकर आने के कारण सुगनी कहलाया। मित्रों इस भीमानी जनजाति जो है, इस भीमाना जनजाति में ऐसी मान्यता है कि ये जो युवती है, ये युवती अगर मेले में ही किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ में विवाह कर ले तो वो विवाह अत्यंत ही मांगलिक और पवित्र माना जाता है।
उस युवती का कद ऊंचा हो जाता है, ऐसा जो नृत्य होता है। तो अब ये बताओ, युवती यहां पर नृत्य करेगी और नृत्य करके युवकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और जो युवक इसकी तरफ आकर्षित होगा उसके साथ में ये विवाह कर लेगी। और ऐसा विवाह बताओ गंधर्व विवाह कहलाता। कौन सा विवाह कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। तो एकमात्र ऐसा नृत्य बताओ कौन सा नृत्य है? सुगनी नृत्य है। दोस्तों ये भी अपने को ध्यान रखना है। और सुगनी इसलिए कहते हैं क्योंकि अत्यधिक मात्रा में डीओ बॉडी इस पर लगा करके जाते हैं, तो इसकी बताओ क्या आती है? सुगंध आती है। बताओ इसकी क्या आती है? सुगंध आती है। मित्रों देखिएगा दोस्तों, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? अग्नि नृत्य के संदर्भ में अग्नि नृत्य के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, ये अपने को छांटना है। दो कथन दे रखे हैं, उनमें से असत्य छांटना है। सीधा सा है पहला, नृत्य को करने में निपुण व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। पहला कथन है कि जो व्यक्ति अग्नि नृत्य कर लेता है उस नृत्य को ध्यान रखिएगा, उस नृत्य में करने वाला, पूरा कर लेने वाला व्यक्ति को सिद्ध कहा जाता है। ये नृत्य 40 दिन तक आयोजित होता है। नहीं मित्रों, ये नृत्य 40 दिन तक आयोजित नहीं होता। 40 दिन तक तो गौरी नृत्य आयोजित होता है। ये नृत्य तो मात्र 2 दिन आयोजित होता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी और आश्विन शुक्ल अष्टमी को। मित्रों ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है। और पूछा क्या है कि अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला तो सत्य है और दूसरा बताओ क्या है? असत्य। तो बताओ विकल्प क्रमांक कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन क्रमांक बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, या सॉरी ऑप्शन क्रमांक जो बी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि केवल और केवल कथन कौन सा सत्य है? 2 सत्य। बिल्कुल सही आ रहा है राहुल गुर्जर है। गाटड़ा आपका गलत आ रहा है राहुल जी। राम किशोर बिश्नोई बिल्कुल सही आ रहा है बिश्नोई साहब। और राम गोपाल गोदारा जी, हाँ जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खिचड़ साहब, ओम प्रकाश जी खिचड़ बिल्कुल सही आ रहा है आपका। सनी देव जी का लाडला बिल्कुल गलत आ रहा है, सनी देव जी के लाडले आपका उत्तर। निर्मा जी बिल्कुल सही आ रहा है। प्रगति बिल्कुल सही आ रहा है। सुशीला जी बिल्कुल सही आ रहा है। मीनाक्षी का भी सही आ रहा है। अनिता का भी सही है। चलो ठीक है मित्रों, अब चर्चा करते हैं अग्नि नृत्य के ऊपर। देखिएगा अग्नि नृत्य जो है, इस अग्नि नृत्य के संदर्भ में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। मित्रों ये अग्नि नृत्य जो है जसनाथ जी की आराधना में होता है। बताओ अग्नि नृत्य किसकी आराधना में होता है? जसनाथ जी की आराधना में आयोजित होने वाला नृत्य। जसनाथ जी की आराधना में आयोजित होने वाला नृत्य। जसनाथ जी की आराधना में बताओ ये नृत्य कहां पर आयोजित होता है? कत्रियासर। और कत्रियासर बताओ कहां पर पड़ता है? कत्रियासर तो पड़ता रे बीकानेर में पड़ता। बताओ कत्रियासर तो कहां पड़ता? बीकानेर में पड़ता। कब होता? आश्विन शुक्ल सप्तमी को होता। बताओ ये नृत्य कब आयोजित होता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को आयोजित होता। क्यों होता? जसनाथ जी की आराधना में। बताओ जसनाथ जी की आराधना में ये नृत्य क्यों आयोजित होता? मित्रों जसनाथ जी जो है, इनकी माता जो है हमीर, इनके पिता का नाम हमीर और माता का नाम रूपा दे था। इनकी आराधना में यह नृत्य इसलिए आयोजित होता है कि जो हमीर था, हमीर और रूपा दे के विवाह को कुछ साल बीत जाने के पश्चात भी मित्रों इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई जत्न किए, लेकिन कोई जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो काफी समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, हमीर मध्य रात्रि, रात की गहरी नींद में सो रहे थे। और ये हमीर कहां के निवासी थे? कत्रियासर के निवासी थे। अपने घर पर अपने गांव में आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक रात को 12-1 बजे इनकी नींद में एक सपना आता है, और सपने में इन्होंने देखा कि इनकी गांव के बाहर एक तालाब, डाबावला तालाब, उस तालाब के पास में कोई एक बच्चा रो रहा है। ऐसा सपना आता है। किसको आता है? हमीर जी को। ऐसा क्या आता है? सपना आता है कि एक गांव, अपने गांव के तालाब के बाहर एक छोटा बच्चा रो रहा है। अचानक हमीर जी की नींद खुलती है और हमीर जी जो है अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाते हैं और गांव के बाहर उस तालाब तक पहुंचते हैं।
मित्रों, वास्तविकता में वहां पर रात्रिकालीन समय में एक छोटा बच्चा रो रहा था। ऐसी मान्यता, ऐसी कथा है, ऐसा एक छोटा बच्चा रो रहा था। हमीर उनको उठा करके घर ले आते हैं और घर ला करके हमीर और रूपा दे का कोई संतान ना होने के कारण दोनों उनका लालन पालन करते हैं। और लालन पालन करने के बाद यही व्यक्ति बड़ा होकर के आगे बताओ किस नाम से जाना जाता है? जसनाथ के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो अब बड़ा करते हैं। एक दिन की बात है मित्रों, इनके घर पर कोई मेहमानों का आगमन था। हमीर और रूपा दोनों अपने घरेलू कार्य में लगे हुए थे और उधर से सुबह सुबह सर्दी का समय था और जसनाथ जी जो है वो जसनाथ जी सुबह सुबह, छोटे बच्चे हैं रोते रहते हैं, तो जसनाथ जी जोर जोर से रो रहे थे। मित्रों, रूपा दे को घर का काम भी करना है, जसनाथ जी को भी रखना है। अब जसनाथ जी लगातार रो रहे हैं तो रूपा दे ने क्या किया, घर में अपने जो चूल्हा होता है जिसमें अपन लकड़ियों से रोटी सब्जी बनाते हैं, गांव में ऐसा ही होता है, तो उस चूल्हे के पास में जसनाथ जी को बिठा दिया ताकि सर्दी भी ना लगे और रूपा दे अपने घर का काम कर ले। और जसनाथ जी को थोड़ा सा अपनी ओढ़नी जो है उस ओढ़नी की गांठ दा करके बिठा दिया ताकि वो चूल्हे के अग्नि के पास भी ना जाए। मित्रों, रूपा दे अपने काम में लग जाती है, जसनाथ जी को चूल्हे के पास में बिठा करके ताकि सर्दी भी ना लगे। और दोस्तों, थोड़े समय पश्चात, आधे एक घंटे पश्चात रूपा दे अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के जसनाथ जी की तरफ जाती है तो रूपा दे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रूपा दे सोचती है ये क्या हो गया। जसनाथ जी को मित्रों रूपा दे ने देखा तो जसनाथ जी तो उसे जो चूल्हा है जहां आग जल रही है उस आग के बीचों बीच बैठे हैं और चारों तरफ आग जल रही है। हमीर ने सोचा रे आज तो जसनाथ जल करके राख हो गया। इस रूपा ने जल्दी से जसनाथ जी को अग्नि से बाहर निकाला और पूरे शरीर को, अपने पुत्र के पूरे शरीर को टंटोला। तो मित्रों, रूपा दे इस नजर को देख करके, इस दृश्य को देख करके हैरत अंगज हो गई। हमें जो जसनाथ जी अग्नि के बीच बैठे थे उनको अपने शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई, एक जगह से उनके शरीर के जिस्म का एक हिस्सा तक नहीं जला। इस दृश्य को देख करके रूपा दे की आंखें फटी रह गई। रूपा दे ने कहा कि ये तो कोई देवीय शक्ति है। और तब से जसनाती संप्रदाय में ये मान्यता है कि जसनाती संप्रदाय के लोगों को अग्नि से जो है शक्ति प्राप्त होती है। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि से प्रेम करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जसनाथ जी बचपन से ही उस अग्नि में बैठने के बावजूद भी नहीं जले थे। इस कारण प्रतिवर्ष जसनाथ जी की आराधना में शक्ति प्राप्ति के लिए आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर गांव बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं। और जो व्यक्ति इस नृत्य को करने में निपुण होते हैं उनको सिद्ध कहा जाता है। नृत्य के दौरान फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। मित्रों, ऐसा नृत्य बताओ कौन सा नृत्य है? ऐसा नृत्य दोस्तों अपना अग्नि नृत्य है। तो उत्तर क्रमांक बी जो है वो असत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा मित्रों, गणेश चतुर्थी पर मेवाड़ क्षेत्र में छोटे बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पोशाकें पहन करके आयोजित होने वाला नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है? मित्रों देखिएगा, गणेश चतुर्थी पर मेवाड़ क्षेत्र में छोटे बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पोशाकें पहन करके आयोजित होने वाला इंद्रपरी नृत्य नहीं है। इंद्रपरी नृत्य तो बताओ कौन सी जनजाति का है? शेरिया जनजाति का। हाथीमना नृत्य भील जनजाति का। द्विचक्री नृत्य जो है मित्रों ये भी भील जनजाति का। बताओ कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क्रमांक 1 होगा। बिल्कुल सही है नितेश कुमावत ए। पंकज व्यास बिल्कुल सही है। विजय उज्जवल आपका भी सही है। सोनम चौधरी गलत है सोनम जी आपका। प्रतिभा ढाका गलत है प्रतिभा जी। अलका कुमावत आपका भी गलत है दोस्तों। हाँ, पूजा जांगीर सही है। मनीष जी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वासु जी आपका भी सही उत्तर है। छम छड़ी नृत्य बताओ कौन सा नृत्य? छम छड़ी नृत्य जो होता है ये अपने मेवाड़ क्षेत्र में छोटे बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पोशाकें पहन करके आयोजित होता है। और कौन से अवसर पर होता है? गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी तो कब आती है? गणेश चतुर्थी तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। बताओ गणेश चतुर्थी तो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो आपका उत्तर क्रमांक ए इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर ए हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा मित्रों, कथोड़ी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाने वाला नृत्य सीधा सा पूछा है, कथोड़ी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है?
तो दोस्तों देखना, रणबाजा नृत्य, रणबाजा रतवई, ये नृत्य तो मेव जनजाति द्वारा किया जाता। ये नृत्य तो किसके द्वारा किया जाता? मेव जनजाति द्वारा किया जाता। धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य तो कंजर जनजाति द्वारा किया जाता। बताओ धाकड़ नृत्य तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता? कंजर जनजाति। मित्रों, कंजरों में दो नृत्य होते हैं, एक चक्री नृत्य और एक धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य कंजर क्यों करते हैं? ऐसा कहते हैं कि दो युवक थे, जालापाव और बीरा। जालापाव कंजर, बीरा क्षत्रिय युवक था और कंजर युवक ने क्षत्रिय युवक को पराजित कर दिया। और जब कंजरों ने क्षत्रियों को पराजित कर दिया तो कंजर इस क्षत्रियों के ऊपर मिली अपनी जीत की खुशी में एक नृत्य करते हैं, और उस नृत्य का नाम ही कौन सा नृत्य है? धाकड़ है। अब बताओ कैसे होता? नृत्य का नाम ही धाकड़ है तो नृत्य भी कैसा होगा? धाकड़ होगा। लूर नृत्य, लूर नृत्य तो ग्रासिया करते। बताओ लूर नृत्य तो कौन करते? ग्रासिया करते। तो मावलिया नृत्य कौन करेगी? मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति करेगी। मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति करेगी रे? कथोड़ी जनजाति करेगी। और कथोड़ी जनजाति के दो प्रमुख नृत्य, एक नृत्य होता रे होली। बताओ एक नृत्य कौन सा होता? होली। और एक होता मावलिया। मित्रों ध्यान रखिएगा, कथोड़ी जनजाति की अगर बात आई गई है तो मैं कथोड़ी जनजाति की सारी जानकारी आपके सामने रख देता हूं। ये रही कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की जनसंख्या राजस्थान में अल्प है, यानी ना के बराबर, थोड़ी सी जनसंख्या, 4833 के आसपास इनकी जनसंख्या मानी जाती है। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में कहां पर रहती? कोटड़ा एवं झाड़ोल नामक दो स्थान पड़ते हैं। कोटड़ा और झाड़ोल दोनों तहसीलें हैं, और कोटड़ा और झाड़ोल तहसीलें बताओ कहां पर पड़ती है रे? उदयपुर में पड़ती है। मित्रों ये कथोड़ी जनजाति जो है, कथोड़ी जनजाति का मुख्य कार्य कत्था तैयार करना। इस जनजाति का बताओ मुख्य कार्य क्या है? कथोड़ी जनजाति का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य तो कत्था तैयार करना है। बताओ क्या है? कत्था तैयार करना। अब आप ये कहेंगे कत्था क्या होता है? मित्रों पान में, गुटके में, आपकी तानसेन में, रजनीगंधा में जो भी गुटका आता है उन सब में जो कार्य होता है वो कत्था होता है। तो कत्था तैयार करते हैं। अब आप कहेंगे ये कत्था कौन से वृक्ष से तैयार करते हैं? तो खेर के वृक्ष से। बताओ कत्था किससे तैयार करते हैं? खेर के वृक्ष से क्या करते हैं? कत्था तैयार करते हैं। ये जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की निवासी है। ये जनजाति मूलतः बताओ कहां की निवासी है? महाराष्ट्र की निवासी है। और मित्रों कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा एक विशेष लाल रंग की मराठी अंदाज में साड़ी पहनी जाती है। उस साड़ी को फड़का कहते। बताओ उस साड़ी को क्या कहते हैं? फड़का कहते। तो प्रश्न बना हुआ भी है जेल प्रेरी के पेपर में और भविष्य में भी बन सकता है। फड़का है तो फड़का का अर्थ क्या हो जाएगा? कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की जो साड़ी होती है उसको बताओ क्या कहा जाता? फड़का कहा जाता। मित्रों कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य होते हैं। एक नृत्य होता है होली और एक नृत्य होता है मावलिया। अब बताओ मित्रों, एक नृत्य पुरुष करते हैं और एक नृत्य महिलाएं करती है। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि उपरोक्त में से कौन सा नृत्य कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? मित्रों देखना, होली बताओ, होली अपने पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? होली आएगा या होली आएगी? बताओ होली आएगा या होली आएगी? होली आएगी। पीछे गी आ रहा है तो स्त्रीलिंग है। बताओ स्त्रीलिंग हो तो नृत्य भी कौन करेगी? नृत्य भी महिलाएं करेगी। मित्रों ये नृत्य महिलाएं पिरामिड बना करके होली के अवसर पर करती है। और मावलिया पुरुष है तो बताओ ये नृत्य कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। और पुरुषों द्वारा नवरात्रा में बताओ कौन सा नृत्य किया जाता है? मावलिया नृत्य किया जाता है। तो भाई ध्यान रखिएगा, होली महिलाएं करती है और मावलिया कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो इसका जो अपना सही उत्तर था वो बताओ कौन सा हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा। देखिएगा कच्छी घोड़ी नृत्य कब आयोजित होता है? कच्छी घोड़ी नृत्य आयोजित कब होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। तो भाद्रपद माह में, आषाढ़ माह में, फाल्गुन माह में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कच्छी घोड़ी नृत्य कब आयोजित होता है?
देखिएगा, कच्छी घोड़ी नृत्य कब आयोजित किया जाता है? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बता रहा है? सी बिल्कुल सही आ रहा है, सी बिल्कुल सही है। फाल्गुन मास के आसपास ही, वैसे फाल्गुन के बाद चैत्र में भी हो सकता है, लेकिन चैत्र यहां पर विकल्प नहीं है, भाद्रपद माह में नहीं होता। सी बिल्कुल सही है मित्रों, फाल्गुन माह में कच्छी घोड़ी नृत्य आयोजित होता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर आयोजित होगा कि कच्छी घोड़ी नृत्य कब आयोजित होता है? तो फाल्गुन माह में आयोजित होता है। होता क्या है कच्छी घोड़ी नृत्य? दोस्तों, कच्छी घोड़ी नृत्य कमर के ऊपर बांस की घोड़ियां बांध करके, जो है पुरुष नर्तक, इसमें केवल और केवल बताओ कच्छी घोड़ी में कौन शामिल होते हैं? पुरुष शामिल होते हैं। कमर पर बांस की घोड़ी बांधते, कमर पर तो क्या बांधते? बांस की क्या बांधते? घोड़ी बांधते। और बांस की घोड़ी बांधने के बाद विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाते। इस कारण बताओ पैटर्न कला हेतु प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पैटर्न कला हेतु प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? पैटर्न का अर्थ है ये जो नृत्य करते हैं ये पुरुष जो होते हैं मित्रों, कभी तो गुलाब की पंखुड़ी बना देते हैं, कभी माचिस बना देते हैं, कभी ट्रेन की आकृति बना देते, कभी पिरामिड बना देते, कभी सीधे रेखा बना देते, कभी वर्ताकार घेरा। आप अपनी आंखों की पलकें तक नहीं झपकेंगे तब तक ये बड़ी तेज गति में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैटर्न बना देंगे। इस कारण इस नृत्य को पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और सबसे तेज गति में आयोजित होने वाला जो नृत्य है वो बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा? कच्छी घोड़ी, यानी बड़ी तेज गति में आयोजित होता है ये नृत्य। मित्रों, इस कच्छी घोड़ी नृत्य के समय ध्यान रखना, लश्कारिया गीत गाए जाते। बताओ कच्छी घोड़ी नृत्य के समय तो कौन से गीत गाए जाते? कच्छी घोड़ी नृत्य के समय तो लश्कारिया गीत गाए जाते। कौन से गीत गाए जाते? लश्कारिया गीत गाए जाते। इस नृत्य के समय तो झांझ मंजीरा बजाए जाते, यानी इस नृत्य के समय जो वाद्य यंत्र होता है वो वाद्य यंत्र बताओ कौन सा होता है? झांझ और मंजीरा वाद्य यंत्र होता है। पुरुष प्रधान नृत्य, पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध। प्रमुख पैटर्न गुलाब की पंखुड़ी बनाना, मराठाओं से अपने घोड़े आजाद करने के लिए नृत्य प्रसिद्ध है। और ये नृत्य आयोजित कहां पर होता? तो ये नृत्य शेखावाटी में, और शेखावाटी का अर्थ मुख्य रूप से कौन सा जिला हो जाएगा? सीकर। कच्छी घोड़ी नृत्य सीकर में आयोजित होता है। मित्रों, इस कच्छी घोड़ी के बारे में गीत का विशेष ध्यान रखना है, लश्कारिया गीत, और वाद्य यंत्र कौन सा होता है? झांझ और मंजीरा। मित्रों, तो झांझ मंजीरा तो जानते होंगे, आपने देखा होगा, कभी किसी जागरण स्वामणी में गए हो ना, या केवल और केवल फिल्मी गानों के अपने शो में गए हो। आप कभी जागरण स्वामणी में जाते हो तो रात को सत्संग होता है, और सत्संग में एक व्यक्ति बताओ क्या बजाता रहता है? ढोलक बजाता रहता है। और उस ढोलक के पास में बैठा बैठा एक व्यक्ति यूं आधी नींद में दोनों हाथों से यूं करता है, देखा होगा आपने। तो इस प्रकार जो टकरा करके बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसको मंजीरा कहते, और मंजीरा से जो थोड़ा सा बड़ा वाद्य यंत्र होता है उसको झांझ कहते हैं। तो झांझ और मंजीरा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र। फाल्गुन मास में उत्तर क्रमांक सी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। देखिएगा, तलवारों की गेर के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तलवारों की जो गेर होती है उस तलवारों की गेर के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो सत्य कथन का चयन करना है। पहला, ये नृत्य अमर सिंह के काल में प्रारंभ हुआ। ये नृत्य ग्रासिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। दो कथन दे रखे हैं, उनमें से जो ट्रू कथन है, जो राइट कथन है, सही कथन है, सत्य कथन है, उसका चयन अपने को करना है। मित्रों देखना, पहला ये नृत्य अमर सिंह, बिल्कुल सही है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में। देखो, सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि ये जो तलवारों की गेर है ये प्रसिद्ध कहां की है। मित्रों, मेवाड़ में एक मंदिर बना हुआ है इस प्रकार का, और ये मंदिर जो है मित्रों ओंकेश्वर महादेव का मंदिर है। बताओ ये मंदिर किसका मंदिर है? ओंकेश्वर महादेव मंदिर। मेवाड़ में एक इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है ओंकेश्वर महादेव मंदिर। और ओंकेश्वर महादेव का जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में मित्रों मेनारिया जाति के द्वारा, बताओ कौन सी जाति के द्वारा? मेनारिया जाति के द्वारा
ये नृत्य आयोजित होता है। और ये कौन से गांव में होता है? मेनार गांव। और मेनार गांव बताओ कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। यानी तलवारों की गेर तो कहां आयोजित होती रे? मेनार में। हल्दी घाटी मेवाड़, बिल्कुल सही आ रहा है। यूसुफ खान, उज्जवल, विजय उज्जवल, सबका सही आ रहा है। शनिदेव का लाडला, मीनार नहीं है शनिदेव का लाडला, मेनार है। बता क्या है? मेनार। मीनार तो दीवार को कहते हैं। शनिदेव का लाडला, हाँ मेनार हो गया। ओम में उत्तम, ममता सुतार सही है, लक्ष्मी सही है, सुमन स्वामी, सबका सही उत्तर आ रहा है। तो ओंकेश्वर महादेव मंदिर में। मित्रों ये नृत्य क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि यहां पर अमर सिंह के काल में होली के अवसर पर मुगलों को बुला करके उनका कत्ले आम किया गया। इस कारण कौन सा नृत्य आयोजित हुआ था? ये तलवारों की गिर। देखना वह क्या था मित्रों, मेवाड़ में आपको पता है मुगलों ने क्या किया था? भयंकर अत्याचार किया। महाराणा प्रताप के मृत्यु के पश्चात तो मुगलों के हाथ क्या हो गए? खुले हो गए। महिलाओं पर, छोटे बच्चों पर, गरीबों पर, दलितों पर, शोषितों पर हर प्रकार से अत्याचार किए गए। मेवाड़ की प्रजा दुखी हो चुकी थी इन मुगलों से। और मेवाड़ में इस मेनार गांव के लोगों ने तय किया कि कैसे भी करके इन मुगलों से बदला लेना है। इन लोगों ने कहा, मेनार गांव के लोगों ने एक योजना बनाई कि होली के अवसर पर मुगल सैनिकों को दावत के ऊपर बुलाते हैं, भोजन के ऊपर बुलाते हैं। मित्रों इस मेनार गांव के लोगों ने इस मुगलों को भोजन के ऊपर बुलाया और इन्होंने योजना बनाई थी। देखना ये मेनार गांव है। यहां मेनार गांव में लोगों ने मुगल सैनिकों को भोजन के लिए बुलाया। अब यहां पर जैसे ही मुगल सैनिक आए तो प्राचीन समय में आपको पता डाइनिंग टेबल तो हुआ नहीं करती थी, दरी वरी बिछा दी और दरी पर इनको बिठा दिया और एक वर्ताकार घेरे में बिठा दिया। अब यहां पर सारे के सारे मुगल सैनिक खाना खाने के लिए आए हैं और मेनार गांव के लोग बताओ इनको खाना परोसेंगे। और जब खाना परोसेंगे तब पहले से ही इन गांव वाले लोगों ने तय कर लिया है कि पहले एक ढोल बजाएंगे, ढोल पर एक डंक मारते ही आपको अपने हाथ में मिठाइयां लेकर के खड़ी हो जाना है। जैसे ही ढोल पर अपन दूसरा डंक मारें, आपको जो है इस थाली में मिठाई परोस देनी है। और जैसे ही तीसरा डंक ढोल पर मारा जाए, आप अपने पास में से तलवार निकालेंगे और इन मुगलों की गर्दन काट देंगे। मित्रों योजना के अनुसार ढोल पर एक चोट की गई। ढोल पर एक चोट करते ही मित्रों ये सारे लोग अपने हाथ में मिठाइयां लेके तैयार हो गए। जैसे ही ढोल पर दूसरी चोट हुई, ये सारे के सारे लोग इनकी थाली में काजू कतली परोस देते हैं। बताओ इनके थाली में क्या परोस देते हैं? काजू कतली। और जैसे ही तीसरी ढोल पर चोट होती है, ये मुगल सैनिक अपनी काजू कतली उठा के मुख के पास जाती है कि पीछे से मेनार गांव के लोग तलवार से इन मुगल सैनिकों का कत्ले आम कर देते हैं। उन मुगल सैनिकों को मारने की खुशी में प्रतिवर्ष मेनार गांव में तलवारों की गेर की जाती है। और ये गेहर जो है वो अमर सिंह के काल में, लेकिन ये ग्रासिया जाति के लोगों द्वारा नहीं की जाती। ये गेहर तो बताओ कौन से जाति के लोगों द्वारा की जाती है? मेनारिया। तो केवल कथन एक सत्य है। अपने को सत्य छांटना या सत्य कथन का चयन करना है तो विकल्प क्रमांक 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कथन केवल एक सही है। कथन केवल एक सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन कौन सा है उसको छांटना है। 4 कथन अपने सामने दे रखे हैं, उनमें से असत्य कथन। पहला, बलेदी नृत्य गुर्जर जाति के युवकों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। बलेदी नृत्य गुर्जर जाति के युवक करते हैं। मित्रों कैसे करते हैं गुर्जर जाति के युवक बलेदी नृत्य? बलद तो जानते होंगे, अरे सांड तो जानते होंगे। बलद या जो सांड होता है उसको गांव के चौक अथवा गांव के गवाड़ में मजबूत रस्सियों से, मजबूत सांकलों से बांध दिया जाता है। यानी 5-7 विशाल जो सांड होते हैं उनको गांव के चौक में मजबूत रस्सियों से अथवा मजबूत सांकलों से बांध दिया जाता है ताकि वो उन रस्सियों अथवा सांकलों को तोड़ा नहीं पाए। मित्रों अब बताओ, इनको सांडों को बांध करके इनके सामने खड़े होकर के जोर जोर से ढोल बजाया जाता है।
अब बताओ, ढोल बजाया गया तो ये सांड क्या करेंगे? सांड नृत्य नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं सोच रहे कि सांड नृत्य करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है क्या? गुर्जर जाति के युवक करेंगे नृत्य। तो अब बताओ, जब ढोल बजाया जाएगा तो ये सांड इधर उधर उछल कूद करेंगे, और जिस समय सांड उछल कूद कर रहे हैं उसी समय इन सांडों के पांवों के नीचे से गुर्जर जाति के युवक निकल करके एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उस नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? बलेदी। यानी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सांड उछल कूद कर रहे हैं, और गुर्जर जाति के युवक इन सांडों के पांवों के नीचे से निकलते हुए एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य को बताओ कौन सा नृत्य कहते हैं? बलेदी नृत्य कहा जाता है। मित्रों, उत्तर क्रमांक 1 तो बिल्कुल सत्य कथन है। देखना, कथन नंबर दूसरा चेक करते हैं। कीलियो बोरियो नृत्य जवाई के प्रथम आगमन पर आयोजित होता है। बिल्कुल सही है, यह नृत्य बिल्कुल सही विकल्प है। मेवात क्षेत्र में आयोजित होता है, यानी भरतपुर धौलपुर का जो क्षेत्र होता है उसमें कीलियो बोरियो नृत्य जब पहली बार जवाई अपने ससुराल जाता है तब आयोजित होता है। अरे दोस्तों, रोज रोज चक्कर काटोगे तो कोई नृत्य नहीं होगा। पहली बार अगर आप जा रहे हैं ससुराल तो बताओ कौन सा नृत्य आयोजित होगा? कीलियो बोरियो नृत्य। यह भी बिल्कुल सही उत्तर है। चरकुला नृत्य का उद्गम तो उत्तर प्रदेश से माना जाता। बिल्कुल सही है। चरकुला नृत्य जो है, चरकुला नृत्य का उद्गम कहां से माना जाता है? उत्तर प्रदेश से माना जाता है। यानी ऑप्शन क्रमांक सी जो है यह भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब पूछा क्या है? असत्य कथन। असत्य तो कोई है ही नहीं, और जब असत्य नहीं है तो आपका उत्तर क्रमांक कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर क्रमांक डी सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त में से कोई भी युग्म जो है असत्य नहीं है। कोई भी युग्म जो है असत्य नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। मित्रों देखिएगा, रायण नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? सीधा सा अर्थ है, रायण नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो रायण नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध। रायण नृत्य बताओ कौन सी जनजाति करती है? मित्रों जल्दी से बताइए, रायण नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? रायण नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? रायण नृत्य बताओ कौन सी जनजाति करती है? ग्रासिया जनजाति करती है। तो अब देखिएगा, ग्रासिया जनजाति राजस्थान में कहां रहती रे? ग्रासिया जनजाति तो अपने माउंट आबू के आसपास, पिंडवाड़ा के आसपास, सिरोही जिले में रहती। तो नृत्य भी कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? उत्तर क्रमांक ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरोही का प्रसिद्ध। गलत आ रहा है खेमाराम जी, गलत उत्तर बता रहे हैं यहाँ पे। ममता सुतार डी गलत बता रहे हैं। अनीता जी गलत है। विनोद आपका भी गलत है। रोशन जी गलत है। सुशीला जी गलत है। कुलदीप जी गलत है। मित्रों, रायण नृत्य सिरोही ए, विकल्प क्रमांक ए जो भी बता रहे हैं, सुनील विश्नोई बता रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रायण नृत्य अपना उत्तर क्रमांक ए सिरोही का प्रसिद्ध हो जाएगा। दोस्तों देखना, आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के सहयोग से सत्य कथन का चयन कीजिए। सीधा सा प्रश्न दे रखा है कि एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उस्तान दे रखा है, और अपने को सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं मित्रों, देखना, इल्ला इल्ली नृत्य। मित्रों इल्ला इल्ली जो नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है। बताओ इल्ला इल्ली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। इल्ला इल्ली जो नृत्य है ये इल्लो जी के मंदिर में किया जाता है, और राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता, पिछले कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था, राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता किसको कहते? इल्लो जी को कहते। और जो बांझ महिलाएं होती है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसी मान्यता है कि वो इल्लो जी के मंदिर में अगर इल्ला इल्ली नृत्य करते हैं तो उनका बांझपन दूर होता और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो इल्ला नृत्य जालोर का। खजूर नृत्य मित्रों ये जैसलमेर में खजूर की टहनी तोड़कर उसके चारों तरफ गोबर लगा करके उसकी पूजा करते हुए एक नृत्य किया जाता है, जो जैसलमेर क्षेत्र में होता है। खजूर नृत्य इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में यानी कोटा और बूंदी में कंजर जनजाति के लोगों द्वारा, कंजर जनजाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कोटा। और बारूद नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। बारूद नृत्य मित्रों बताओ कहां का प्रसिद्ध है? बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, जो दीपावली के अवसर पर आयोजित होता है। तो मिला दो, एक बार लिख लो ए बी सी और डी।
बताओ इल्ला इल्ली जालोर, जालोर कहां पर लिखा हुआ है? 2 नंबर में। खजूर नृत्य जैसलमेर 3 नंबर में। मित्रों चक्री कोटा बूंदी 2 3 1 4, जहां पर भी 2 3 1 4 विकल्प है बिल्कुल सही है। शनिदेव का लाडला, इस बार तेरा बिल्कुल सही उत्तर है भाई, शनिदेव का लाडला। महाराणा प्रताप तुम्हारा भी बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है आ रहा है। गोपाल जी आपका भी सही है, स्वामी जी आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। 2 3 1 4 ऑप्शन क्रमांक सी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। सिकंदर द्वितीय तुम्हारा भी बिल्कुल सही है भाई, सिकंदर द्वितीय। हाँ बबीता जाटव सही है उत्तर आ रहा है। कमल कुमावते आपका भी सही है। मित्रों सबका सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बारूद नृत्य को किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? देखिएगा बारूद नृत्य को किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन 2005, 2002, 1996, 1998। सीधा सा उत्तर होगा वर्ष 2002 में कुछ समय के लिए इस बारूद नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया मित्रों? बारूद नृत्य है क्या? बारूद नृत्य आयोजित कहां पर होता है? बारूद नृत्य मित्रों ध्यान रखना बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। बताओ बारूद नृत्य कहां पर आयोजित होता है? बारूद नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। दोस्तों ये जो बारूद नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर युवक जो होते हैं 2 गुटों में, यानी इधर तो 4-5 युवक खड़े हो गए, इधर 4-5 युवक खड़े हो गए, और अब बताओ एक दूसरे पर बारूद यानी पटाखे फेंकते हुए जो नृत्य करते थे, बीच में एक गहरी खाई रखते थे और इस खाई में बीच में पटाखे फेंकते थे, बारूद डालते थे और एक नृत्य करते थे। उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य हो गया? बारूद नृत्य। लेकिन मित्रों प्राचीन समय में पटाखे छोटे आते थे, आपने देखा होगा घर वाले 10 रुपए देते थे, 2 मुर्गा छाप आती थी और उनको भी एक एक फटाखा छोड़ते थे आराम से। लेकिन आजकल मित्रों मुर्गा छाप जैसे फटाखे तो ही नहीं है। पहले आपने देखा होगा घर वाले बड़ा खुश होते थे, 2 अगर मुर्गा छाप मिल जाती तो पूरी दीपावली क्या 1 महीना निकाल देते, एक दिन में 1 फटाखा छोड़ते, और वो मुर्गा छाप फटाखा ज्यादा नुकसान भी नहीं करता। लेकिन आजकल तो बड़े बड़े सूतली बम, गंगा जमुना लेला मंजना पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, 12 बोल 32 बोल। बताओ ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं? तो जन धन की हानि, अरे इंसान को तो पहुंचा सकते हैं, साथ के साथ खेतों में खड़ी फसलों में जलन हो सकती है, अग्नि लग सकती है, आग लग सकती है, और आग और भी कहीं लग सकती है। तो मित्रों बताओ इस प्रकार के नृत्य को प्रतिबंधित करना उचित है कि नहीं है? बिल्कुल उचित है। वर्ष 2002 में बारूद नृत्य को बताओ क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिएगा शुक्र का मुकोटा नृत्य में शामिल 2 पुरुष पात्रों को क्या कहा जाता? बड़ा नया प्रश्न आपके लिए आया है और परीक्षा में मित्रों ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो नए आते हैं। तो शुक्र का मुकोटा जो नृत्य होता है, इस शुक्र का मुकोटा नृत्य में जो शामिल पुरुष होते हैं उनको क्या कहा जाता? नाटा नहीं कहते, भैरव नहीं कहते, संबा। बिल्कुल सही है। शुक्र का मुकोटा जो नृत्य है इसमें जो शामिल 2 पुरुष पात्र होते हैं इनको बताइए किस नाम से जाना जाता है? संबा के नाम से जाना जाता है। यह बिंदु भी मित्रों अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो संबा इसका उत्तर क्रमांक सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मित्रों। उत्तर क्रमांक सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, संबा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रासिया जनजाति के नृत्य निम्नलिखित में से कौन से नृत्य जो है ग्रासिया जनजाति के नृत्य है? मित्रों ग्रासिया जनजाति के नृत्य अपने को छांटने और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड सबसे ज्यादा रहा है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था आपको ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद करने तो एक लाइन याद रखना, और लाइन क्या याद रखना है? गोल्लू मामो जवारा में कूदो। बताओ कौन सी लाइन याद रखना है? गोल्लू मामो जवारा में कूदो। अगर ये लाइन आपको याद है तो आपको सारे ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद हो जाएंगे, और अगर ग्रासिया जनजाति के नृत्य आपको याद हो गए तो उपरोक्त में से आप सही युग्म का चयन भी कर पाएंगे। तो देखिएगा
गे का अर्थ होता है गोल। बताओ गे का अर्थ कौन सा नृत्य हो जाएगा? गोल नृत्य हो जाएगा। लू का अर्थ बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा? लूर नृत्य हो जाएगा। मा का अर्थ बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा? मांदल नृत्य हो जाएगा। मो का अर्थ बताओ कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। आधे जे का अर्थ बताओ कौन सा नृत्य? ज्वारा नृत्य। वा का अर्थ बताओ कौन सा नृत्य? वालर। रा का अर्थ बताओ कौन सा नृत्य? रायण। कूदो का अर्थ बताओ कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। ये सारे के सारे बताओ कौन से जनजाति के नृत्य है? ग्रासिया। तो छांट लो, गोल नृत्य, मांदल नृत्य आ रहा है क्या? मांदल कहीं दिख रहा है क्या? हाँ है। इसके अलावा मोरिया नृत्य दिख रहा है क्या? और कूद नृत्य पहला ही सही हो गया। बताओ कौन सा हो गया? अगला बताओ, गोल नृत्य, मोरिया नृत्य, रमणी, रमणी तो बिलों का हो गया। घूमर नृत्य, घूमर कहां से हो गया? गोल नृत्य, लाठी बिलों का हो गया। तो आप यहां से इसमें से छांट लो, गोलू, मामा, जवारा में कूदो, गोल, लूर, मांदल, मोरिया, जवारा, वालर, रायण, कूद, ये सारे ग्रासिया जनजाति के नृत्य। और वालर नृत्य को ग्रासियों की घूमर कहा जाता। तो आपका उत्तर क्रमांक ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों राजस्थान में नृत्य कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एवं उससे संबंधित विशिष्ट व्याख्या सहित क्लास थी। आशा करता हूं पूरा प्रयास किया गया है कि नृत्य कला के हर बिंदु को इसमें कवर किया जाए। और यहां पर मित्रों सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में इस क्लास की जो भी बातें बताई गई है अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब मित्रों अगले नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।